बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट में अहम केस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की अहम समाअत हुई और चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने कहा कि हम चाहते हैं कि इस केस को आज ही ख़त्म कर ले, लेकिन इस केस की समाअत जो है कल तक के लिए मुलतवी कर दी है। तो दूसरी जानिब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खसूसी अदालत ने साइफर केस में चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 17 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर कर दी है। इसके अलावा भी दीगर केसेस पर हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, फ़लस्तीन और इसराइल की जंग जारी है। इसराइल और हमास जंग का आज तीसरा रोज़ है और पुरतशद्दुद वाक़यात भी देखने में आए हैं और अंदेशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि ये जो जंग है पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले सकती है। देखिए, सबसे पहले तो मुल्की सियासत में आज तवक्को है कि नवाज शरीफ साहब की रवानगी होगी किसी वक्त लंदन से, जो उनका प्लान अब तक सामने आया है, और कल ये फैसला होगा जो कि एक्ट एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से कल इसका फैसला शायद सुना दिया जाए या महफूज कर लिया जाए, लेकिन काफ़ी तवील अब इसकी समाअत हो गई और ज़राइल वगैरह भी मेरे ख्याल से मुकम्मल हो गए। और फिर उसके बाद आज जो है वो साबिक वज़ीर आज़म, चेयरमैन तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी साहब का जो मुकदमा है वो साइफर का शुरू हो गया और वो जेल के अंदर ही होगा। और जो ये जो 9 मई के मामलात थे, ये भी इन सब का ट्रायल भी जेल में हो रहा है। जो 9 मई के जितने भी लोग गिरफ़्तार हैं इनको बाहर नहीं लाया जाएगा, बल्कि इनको जेल के अंदर ही इनका मुकदमा चलेगा। आगे अब इनके लॉयर्स अपील वगैरह करने जा रहे हैं, उसका क्या नतीजा निकलता है वो, लेकिन अभी आज तक की ये खबर है। अच्छा, फ़लस्तीन का देखें, जब हम बात करते हैं ना तो इसको ध्यान में रखें कि फ़लस्तीन अभी है नहीं, ठीक है। अभी इस वक्त गज़ा है और वेस्ट बैंक है, और फ़लस्तीन के लिए जदोजहद हो रही है। हम दुनिया जो है और फ़लस्तीनी जो तहरीक है वो फ़लस्तीन के लिए लड़ रही है। तो फ़लस्तीन एज सच कोई फ़लस्तीनियन स्टेट इस वक्त है नहीं नक्शे पे। सही। तो ये जो मसला है ये है गज़ा का, गज़ा जहाँ पे हमास है। और तो हम अगर इसको इस तनाजुर में लें, मैं काफ़ी जगहों पे इसी तरह से सुन रहा हूँ कि जी फ़लस्तीन और इसराइल, फ़लस्तीन और इसराइल। तो ये इस तरह से इसको अगर हम इस तरह से लें कि गज़ा को सेपरेटली हम देखें कि वहाँ की अलग डायनामिक्स हैं, और जो मगरबी किनारा है या वेस्ट बैंक है जहाँ पे फ़लस्तीनी अथॉरिटी है, जहाँ पे महमूद अब्बास सदर हैं, इस्माइल हनिया वहाँ वज़ीर आज़म है लेकिन वो उनको नहीं मानते, तो ज़रा हमारे लिए और फ़लस्तीनी रियासत के लिए एक तहरीक चल रही है। ठीक है। अच्छा, तो फ़लस्तीनी अब इसमें जो अभी इस वक्त सूरत हाल है वो ये है कि सरकारी तौर पे ये बयान हो रहा है कि 1300 लोग इसमें जो है वो उनकी जानें चली गई हैं अभी तक, और कुछ 700 से ज़्यादा, यानी सरकारी तौर पे बयान हो रहा है कि 700, लेकिन तादाद जो है वो कोई इससे काफ़ी ज़्यादा है, यानी 800 या 750 के करीब वो इसराइल के लोग मारे गए हैं इसमें, और बाकी जो लोग हैं 300-400 वो जो हैं वो फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। ये मामला जो है ये खराबी की तरफ जा रहा है और एक बड़ी जंग की तरफ जा रहा है। अभी तक जो हालात हैं वो एक बड़ी जंग की तरफ, क्योंकि गज़ा जो है वो ये ज़हन में रहे कि हम नक्शा अगर देखें गज़ा का, तो हम पहले ही बता चुके हैं कि उसके 2 तरफ जो है वो इसराइल है, एक तरफ पानी है और एक तरफ मिस्र है। तो वो और मिस्र ये जो दीवार है ये पूरी जिसको तोड़ दिया उन्होंने, जो आयरन वॉल थी जिसको तोड़ ताड़ के उन्होंने बराबर कर दिया। तो नक्शे में हम वो देख सकते हैं कि अगर गज़ा की पट्टी, तो वो पहले ही गज़ा जो है वो एक तरह से आप समझें कि वो एक ओपन जेल, जो खुली हवा का उसको कैद खाना कहा जाता है। अब वहाँ पर बिजली, पानी, गैस, ये तमाम जो सहूलियात हैं ये ख़त्म कर दी गई हैं, ख़त्म की जा रही हैं, और किसी भी वक्त ये बयान हो रहा है कि वहाँ पे ज़मीनी हमला शुरू हो जाएगा और गज़ा, पूरे गज़ा पे जो है वो एक बड़ा ज़मीनी हमला होगा। 20 लाख लोग वहाँ पे रहते हैं, और अगर तो आदाद शुमार देखे जाएं जो कि जिनके ऊपर अमेरिका भी मान गया है, और अब इसके ऊपर बड़ी हद तक जो है वो इसराइल भी मान गया है, और फ़लस्तीन की तरफ से जो है वो हमास की तरफ से और इस्लामिक जिहाद की तरफ से खामोशी है। लेकिन ये बयान हो रहा है कि 100 जो हैं लोग वो
जिसमें इसराइल के फ़ौजी, पुलिस एहलकार और सिविलियंस जो हैं वो हमास के पास हैं, और जो 30 हैं वो इस्लामिक जिहाद के पास हैं। इस्लामिक जिहाद भी वही है। ये मैंने कल भी बात की थी कि इस्लामिक जिहाद की इंपॉर्टेंस ये है कि इस्लामिक जिहाद जो है वो अयमन ज़वारी के हवाले से, और हालांकि दोनों अखवान और मुस्लिमून के साथ सुन्नी, दोनों हमास और इस्लामिक जिहाद ये दोनों सुन्नी तंजीमें हैं। ये बात कहनी नहीं चाहिए, लेकिन चूँकि वहाँ पर ये इसकी बड़ी इम्पोर्टेंस है इन सारी बातों की, तो इसलिए ये मुझे सुन्नी और शिया और ये बात बतानी पड़ रही है मसाले के हवाले से। लेकिन ये है कि फ़लस्तीनी, मैंने आपसे कहा कि बहुत कम मुझे मेरा इंटरेक्शन हुआ, ज़्यादातर सुन्नी ही हैं फ़लस्तीन के। तो अब इस्लामिक जिहाद के भी और जो ये हैं अपना हमास के भी, और इनके साथ जो है वो अब हिज़्बुल्लाह ने अपना फ्रंट खोल लिया है। हिज़्बुल्लाह ने बाकायदा वहाँ से फ्रंट खोला है, और इसराइल का कहना यह है कि हिज़्बुल्लाह के लोग दाखिल हो रहे हैं और दाखिल हुए हैं, झड़पें हो रही हैं। शिबा फार्म्स, जिनका कल भी जिक्र मैंने किया था, वहाँ पे झड़पें हो रही हैं, और इसी दौरान जो है वो 9 अमेरिकन्स भी मारे गए हैं। 9 अमेरिकन्स मारे गए हैं, और उनके बारे में हमास ने कहा है कि ये इसराइल ने बमबारी करके मारे। एक जगह पे पार्टी हो रही थी, म्यूज़िक फेस्टिवल हो रहा था, वहाँ पर जब हमास के लोग दाखिल हुए तो वहाँ पे 250 लोग रक्स कर रहे थे, पार्टी एंजॉय कर रहे थे। कि वो जगह थी जहाँ से वो बैठ के सामने गज़ा में जब चंद साल पहले बॉम्बिंग हो रही थी, तो यहाँ पर वो कुर्सियाँ वगैरह रख के बैठ के एंजॉय किया करते थे। तो यहाँ पर भी कुछ 250 लाशें तो यहाँ पे मिली हैं सिर्फ। अच्छा, अब ये है कि तो उनके पास कोई 130, कम से कम 130 लोग हैं, जिसमें बहुत बड़ी तादाद में जो हैं वो फ़ौजी भी हैं और सिविलियंस भी हैं और ख़वातीन भी हैं और बच्चे भी हैं। और आज उन्होंने एक पूरी लिस्ट शाये की है उन लोगों की, फ़ौजियों की, जो फ़ौज के लोग, इसराइली फ़ौज के लोग जो मारे गए हैं, उनकी एक मज़ीद बड़ी लिस्ट उन्होंने आज जारी की है। और उस लिस्ट में अगर हम देखें तो उसमें कर्नल्स भी हैं, उसमें मेजर्स भी हैं, उसमें जो है वो सार्जेंट्स भी हैं, उसमें काफ़ी, और ये उनके मीडिया ने ये लिस्ट आज रिलीज़ की है, I-24 ने। अब लेफ्टिनेंट कर्नल, प्राइवेट, ये जो कल भी मैंने बात की थी, ये उसके बाद कॉर्पोरल, ये सारे फ़ौज के लोग हैं, सर्जेंट हैं, फिर मेजर हैं, फिर ये सारे मारे गए हैं। ठीक है, ये पर्सनल किल, कॉर्पोरल, लेफ्टिनेंट, इटालियन कोहन, ये अब आप देखें कि फ़ौज के लोग इतनी बड़ी तादाद में, 21 साल 28 साल यंग लोग, कैप्टन, सार्जेंट, इन सबको वहाँ पे उन्होंने, हमास के लोगों ने मार दिया है। और ये सिर्फ फ़ौज की लिस्ट है, और 22 साल लेफ्टिनेंट, फिर सार्जेंट, मेजर, और ये तो अब ये एक ऐसा मामला है जो कि इसराइल की तारीख़ में ये याद रखा जाएगा कि ये इतना बड़ा ये वाक़या कैसे पेश आया कि वो आए और उन्होंने आके यहाँ पर इतने सारे लोगों को मारा और बाकियों को वो अगवा करके ले गए। अच्छा, अब इसमें जो एक नया मसला इसमें खड़ा हुआ, और एक इशू वो खड़ा हुआ, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने आज किया। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक, जो स्लाइड नंबर 1 है, उन्होंने कहा कि जी ईरान ने इसराइल की जो मदद करने के लिए कई हफ्तों से तैयारी शुरू की थी। अच्छा, अब ईरान जो है उनका हिज़्बुल्लाह से ताल्लुक़ है, इसमें तो कोई दो आ रहा ही नहीं है। उनका हमास से ताल्लुक़ भी है। कल बल्कि टेलीफोन पर भी हमने कहा था, बात हुई उनकी हमास की लीडरशिप से भी, सदर इब्राहिम रईसी की बात हुई, और बात हुई उनकी इस्लामिक जिहाद से भी। लेकिन उन्होंने इसमें कहा कि जी बैरूत में उनके वज़ीर ख़ारजा भी शरीक हुए उन मीटिंग्स में, और उनके पासदारान इंक़लाब के कमांडर्स भी शरीक हुए, और ये सारा, और उन्होंने कई हफ्तों से प्लानिंग की कि जी, और इसमें फिर वो $6 अरब जो कि वो $6 अरब जो कि 5 अमेरिकन्स को रिहा किया था पिछले महीने, और उसके बाद फिर अमेरिका ने उनके $5 अरब डी फ्रीज़ कर दिए थे, जो कि 2019 में फ्रीज़ किए हुए थे, और ये ईरान के ही पैसे थे, क्योंकि उन्होंने जो ऑयल बेचा था, तो ऑयल बेचने के बाद ये 2019 में जब ट्रंप ने पाबंदियाँ लगाई, तो उनका पैसा जो है वो साउथ कोरिया के बैंकों में फ्रीज़ हो गया था, तो वो जारी कर दिया। लेकिन वो पैसा अभी भी कतर के पास है, वो ईरान में नहीं आया, वो कतर ही उसको टेक केयर कर रहा है वो। लेकिन इन्होंने बहरहाल एक स्टोरी आई वॉल स्ट्रीट जर्नल की, उसके बाद ईरान का डिनाइल वगैरह हो गया,
और उसके बाद जो है वो अभी कुछ देर पहले उन्होंने कहा कि जी ये मुकम्मल तौर पे ये हमने कवर किया था चंद रोज़ पहले 5 कैदी और उसके बदले में जो है ये $6 अरब उन्होंने रिलीज़ करवाए थे। लेकिन अब इसमें जो एक नया कहानी जो नया मोड़ ले रही है वो ये है कि इसमें एक तो अमेरिकन्स ने जो कमांडर एयरफोर्स अटलांटिक और ये में सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के जो उनके सेक्रेटरी डिफेंस हैं जनरल लॉयड ऑस्टिन जो हैं उन्होंने इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर से गैलेंट से बात की है और उन्होंने उसमें ये कहा है कि यूएसएस जेरड फोर्ड जो उनका जदीद तरीन बहरी बेड़ा, अगर इसकी वेबसाइट देखेंगे ना आप इसकी ये जो 9th स्लाइड अगर हम दिखाएं तो जेरड फोर्ड जो है ये जदीद तरीन उनका बहरी बेड़ा है। इसके साथ डिस्ट्रॉयर्स भी हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर है इसके, तो ये जो है वो कह रहे हैं कि ये मेडिटेरियन सी में हम भेज रहे हैं और मेडिटेरियन सी में ये जाके इसराइल के पास जाके उनके साथ यकजहती का मुजाहरा करेगा, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अच्छा, लेकिन इसमें जो एक कहानी के अंदर जो एक नए टर्न्स आ रहे हैं वो पहली बात तो ये कि हिजबुल्लाह के साथ जो है वो मामला उनका, ये ख़ुद भी इसराइल का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि जी हिजबुल्लाह के साथ जो है वो उनका फ्रंट खुला है और वो ये कह रहे हैं कि जी जो जनूबी लेबनान के साथ उनके मसाइल शुरू हो गए हैं। अच्छा, अब इसमें जो बात है वो ये है कि हिजबुल्लाह जो है वो एक बुनियादी तौर पे शिया मसलक से उनका ज़्यादा, हालांकि उसमें सुन्नी भी हैं लेकिन उसमें वो शिया मसलक से। सैयद हसन नसरुल्लाह एक बड़ा नाम, 1992 से सैयद हसन नसरुल्लाह जो हैं वो इसके सेक्रेटरी जनरल हैं और हिजबुल्लाह के, और सैयद हसन नसरुल्लाह से कई दफ़ा मुलाकात हुई। बड़े एक आप समझें कि एक यानी एक वर्ल्ड व्यू रखते हैं स्ट्रेटेजिक, और हसन नसरुल्लाह जो हैं वो 1992 से हैं और 1992 में ये तीसरे सेक्रेटरी जनरल हैं। सही। हमास जब से बनी है तो हमास बनने के हिजबुल्लाह जब से बनी है, हमास की नहीं, हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल हैं तीसरे। तो जो दूसरे सेक्रेटरी जनरल थे हसन मूसवी, वो तो इनके बड़े करीबी दोस्त थे और हसन मूसवी तो उनको तो शहीद कर दिया था और वो 2-3 महीने ही वो अपने सेक्रेटरी जनरल के ओहदे पर रहे थे। हसन अल मूसवी जो है वो, और हसन अल मूसवी को जब शहीद किया था 92 में, तो 92 में जब शहीद किया था तो उसके बाद फिर ब्यूनस आयरस जो है अर्जेंटीना का दारुल हुकूमत, वहाँ पर इस्लामिक जिहाद और PLO ने वहाँ पर हमला किया था और वहाँ पर मेरे ख्याल से कोई 21 या 25 लोग वहाँ पर मारे गए थे। तो ये हसन मूसवी जो हैं ये इन्होंने ये और फिर उनके साथ जो हैं वो यानी वो दूसरे सेक्रेटरी जनरल थे और उससे पहले जो है वो इन्होंने मिलके बहरहाल ये बनाई। और फिर ये 80 की जो दिहाई है ना, 80 की दिहाई और ये 1975 से वहाँ जंग शुरू हो रही है, फिर 80 और ये खाना जंगी और ये ताइफ एग्रीमेंट, फिर वो बशीर अल गमाइल जो थे उनका जो सदर बने थे वो इसराइल के साथ चले गए, उनका मर्डर हो गया, फिर साबरा शतीला हुआ था। बहुत एक लंबी कहानी है जिसको बहुत दफ़ा बात मैं कर चुका हूँ अपनी नशिस्त में। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि जो सैयद हसन नसरुल्लाह हैं ये इन्होंने अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा जो है यानी ज़िंदगी के शुरू का हिस्सा वो इन्होंने गुजारा इराक़ में, और इराक़ में गुजारा, और इराक़ में ये जो बाकर सदर हैं उनके साथ उनके बड़े करीब थे, उनके बड़े आप समझें कि बड़े प्यारे भी थे, उनके शागिर्द भी थे। और बाकर सदर जो हैं उनको फिर उनकी हमशीरा के साथ सद्दाम हुसैन के दौर में उनको शहीद कर दिया गया था, और इस तरह उनकी बॉडी जो है उनकी मैयत मिली थी कि उनके माथे पे बयान होता है कि एक कील ठोंक दी गई थी और शदीद तशद्दुद हुआ था उन पे भी, और उनकी जो हमशीरा हैं उनको भी, दोनों को शहीद कर दिया गया था सद्दाम हुसैन के दौर में। ये जो सदर फैमिली है ना, ये सदर फैमिली का बड़ा असर है, बहुत असर है इराक़ पे, लिबनान में, शाम में,
ये जो मूसा सदर हैं, मुक्तदा सदर, अभी जो मुक्तदा सदर हैं वो भी इसी फैमिली से हैं, बाकुर सदर, मूसा सदर, और उसके बाद उससे पहले। तो ये एक ऐसी फैमिली है कि जिस फैमिली की बड़ी इज्जत, और फिर ये तो उनके बड़े करीब थे, हसन मुस्वी भी बड़े करीब थे और ये भी बड़े करीब थे सैयद हसन नसरुल्लाह। तो ये फिर यहाँ पे आ गए क्योंकि वहाँ सद्दाम हुसैन अहले तशी के साथ, तो ये आके लिबनान में आ गए, ये लिबनान में आके हिजबुल्लाह बने, और हिजबुल्लाह वो दिन और आज का दिन। तो अब ये इस तरह से आप देखें कि ये सुन्नी, अच्छा जब मिडिल ईस्ट में जाए ना, एक बात और यहाँ पे बड़ी बात है अहम, ये मैं इसलिए बयान कर रहा हूँ बातें सारी कि हम जब मशरिक़ वस्ता में जाते हैं ना, तो वहाँ पर अगर किसी को हम जाके कहें ना कि बरेलवी या देवबंदी, तो ये वो तो उनको समझ में नहीं आएगी बात। अच्छा। उसकी वजह ये है कि ये बड़े सग़ीर के मसालिक हैं, मकतबा देवबंद, इमाम रज़ा बरेलवी, ये बड़े सग़ीर, वहाँ पर बरेलवी या देवबंदी किसी को आप कहेंगे कि मैं देवबंदी हूँ या बरेलवी हूँ, तो उनको समझ नहीं आएगी बात। वहाँ पर दूसरे अलग मसालिक हैं जो अरब ममालिक के अंदर हैं। ये हमारे बड़े सग़ीर के में हैं बरेलवी, और ये जो मकातब फ़िक्र है, सोच मिलती है, ख़यालात मिलते हैं। जैसे अख़वान मुस्लिमून, जमात इस्लामी, वो उनके ख़यालात करीब हैं, इसी तरह से आपको वहाँ पर जो इमाम वहाब के, वो यहाँ पर मकतबा देवबंद नहीं, मकतबा देवबंद तो हनफी हैं। अच्छा, आपको पता है देवबंद और बरेलवी दोनों इमाम अबू हनीफा को मानते, तो यहाँ पर वो जमात अहले हदीस के साथ थे, लेकिन अहले हदीस चूँकि कम थे लोग, तो इसलिए फिर वो देवबंद के मदरसे के साथ जहाद में वो चले गए। लेकिन देवबंद भी हनफी हैं और बरेलवी भी हनफी हैं। अच्छा, बहरहाल एनीवे, तो ये, लेकिन वहाँ पर जब आप जाते हैं ना, तो इमाम अबू हनीफा का जिक्र होता है, इमाम शाफी का जिक्र होता है सबका, लेकिन ये जो मकातब हैं जो बड़े सग़ीर के हैं, ये वहाँ बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं हो रहे होते। सोच और ख़यालात ज़रूर मिलते हैं। अच्छा, अब इसमें जो है, लेकिन तो मैं ये बात कह रहा था कि अहले तशी ये फिर शुरू में तो अमल तंजीम में गए, लेकिन बाद में फिर हिजबुल्लाह बना ली, और हिजबुल्लाह बनाने के बाद वो आज उन्होंने यहाँ पे आगे बढ़ते गए। अब ये जो खबर आई वॉल स्ट्रीट जर्नल की कि ईरान ने हमास और इस्लामी जिहाद और उसके साथ जो है वो हिजबुल्लाह, इन तीनों के साथ, इनके रहनुमाओं के साथ इजलास किया। उसमें पासदारान इनकलाब के लोग भी थे, और उन्होंने प्लानिंग की कि ये जो है ये ईरान की तरफ से तरदीद हुई सख्ती के साथ कि भाई हमने कोई ऐसी प्लानिंग नहीं की, और हमास ने इसके ऊपर बड़ा सख्त रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा कि हमारे अंदर खुद ये ताकत है इस बात की कि हम जो हैं वो अच्छा, हमास बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं करती ईरान पे, हिजबुल्लाह के बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, हमास के भी अच्छे हैं, लेकिन ये सारा जो भी कुछ हुआ है ये हमास ने खुद किया है, ये हमास की, उनकी मदद ज़रूर होगी किसी न किसी, कोऑर्डिनेशन ज़रूर होगी हिजबुल्लाह के साथ, लेकिन उन्होंने प्रिपरेशन की खुद की है। बल्कि ये उन्होंने मॉक अंदर से वो बना के ना कि ये मतलब ये इस तरह से एक पोस्ट होगी, उस पोस्ट के ऊपर हमला करेंगे, तो ये पूरी कई हफ्तों से उनकी तैयारियां जारी थी, ये प्लानिंग जारी थी, और एकदम से उन्होंने ये हमला किया। सवाल ये है कि उनकी मदद किसने की, ये एक बड़ी, जो मैं बार बार सवाल कर रहा हूँ कि उनके साथ कौन था, ईरान था या ईरान से हटके कोई और था, क्या था, ये एक सवालिया निशान है। लेकिन असल जो बात है वो ये है कि ये अगर इस जंग को बढ़ाते हैं ना, पहली बात तो ये है कि आज F-16 त्यारा गिराने की एक कोशिश हुई है, जो यहाँ पे हमास क्लेम कर रहा है कि सॉरी हिजबुल्लाह क्लेम कर रहा है अलमनार टीवी बैरूत से, जो 45th स्लाइड है कि अल-कसाम ब्रिगेड टारगेट इसराइल F-16 जेट्स विद 2 सरफेस टू एयर मिसाइल्स। ये F-16 त्यारा, ये मेरा ख्याल है कि जिस तरह से ये रॉकेट फायर हो रहे हैं, और अगर इसमें हिजबुल्लाह का फ्रंट खुल गया, तो ये पहले भी जब जंगी हुई है ना, तो F-16 त्यारा, अच्छा F-35 भी है इनके पास, इसराइल के पास, वो बहुत असला दिया हुआ, लेकिन F-16 तो जद में आ सकता है, क्योंकि इसीलिए जहाज़ फ्लाइट्स, कमर्शियल फ़्लाइट्स वगैरह सारी इसराइल की बंद हैं। तो ये F-16 त्यारे के ऊपर इन्होंने अटैक किए, और F-16 जो है वो आ सकता है, जद में आ सकता है। तो वो बहुत बमबारी भी कर रहे हैं, तो बहुत संभल के कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त भी जंग जारी है, और अभी भी बहुत सारे जो हमास के लोग हैं वो अंदर हैं, और हिजबुल्लाह के लोग भी अंदर आ गए हैं, वो इसराइल के अंदर ही मौजूद हैं। अच्छा, ये जो मैं आपको सिर्फ ये अगर पिक्चर में हम देखें, तो ये जो हिजबुल्लाह के पास, अगर हम यहाँ पे देखें, तो हिजबुल्लाह के पास जो मिसाइल्स हैं इस वक्त, तो एक तो उनका 20 किलोमीटर का शॉर्ट रेंज है, ठीक है, कत्यूशा, फिर उसके बाद फजर है, फजर 5 जो कि 45 किलोमीटर तक जाता है, फिर उसके बाद जो है वो उनका ज़िलज़ल है, ये जो है ये जाता है, और इससे आगे अगर हम वो दायरों वाली पिक्चर दिखा दें तो उससे ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी।
फिर जो फजर 110 है वो जाता है 275 किलोमीटर तक, और फिर जो स्कर्ड्स हैं इनके वो 400 किलोमीटर तक जाते हैं। तो ये जो इनके मिसाइल्स, ये मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ हिजबुल्लाह के मिसाइल्स की रेंज। हिजबुल्लाह जो है ये पूरा जॉर्डन, पूरा इसराइल, जनूब तक इसराइल को भी, बल्कि कुछ हद तक तो ये मिस्र तक इनके कवर होता है पूरा, ठीक है। अगर आप नीचे, ये फजर जो है ये 275 वाला, ये तो नीचे तक जा रहा है बिल्कुल जाके टिप करके, ये देखें आप, ये इजिप्ट को भी क्रॉस कर रहा है, मेडिटेरियन को भी क्रॉस कर रहा है, और ये जॉर्डन को भी, ये इनके पास ये हिजबुल्लाह के मिसाइल्स हैं। अच्छा, और इसमें जो है वो ये हिजबुल्लाह के मिसाइल्स हैं, और अगर हम वो दूसरी वाली जो पहले स्लाइड चलाई थी तो उसमें भी ये बड़ा क्लियरली नज़र आ रहा है कि इनके जो मिसाइल हैं ये बिल्कुल 700 किलोमीटर तक स्कड जो है वो हिट कर सकता है, 700 किलोमीटर तक जो स्कड गाइडेड मिसाइल हैं, 700 किलोमीटर तक। अच्छा, हमास की इस वक्त जो सूरत हाल है, हमास की क्या रेंज है? हमास के पास जो है वो जो उनके मोटर्स हैं, अगर हमास रॉकेट की रेंजेस देखें तो वो जो है वो भी हमें जाती हुई नज़र आ रही है। एक बहुत बड़ी जगह तक उनके भी मिसाइल्स की रेंज है, ये उनके रॉकेट्स की रेंज है। ये जो है ये हमास है, ये हमास है, ठीक है। और हमास जो है, हमास के कसाम, कुद्स, गराद, उसके बाद M75, फिर उसके बाद फजर, फिर उसके बाद R160, फिर उसके बाद M120, 302 किलोमीटर तक, ये 200 किलोमीटर तक जा रहे हैं। और उसके बाद ये तमाम बंदरगाहों को, और तमाम आप समझें कि उनकी जो भी तल अवीव है या ये जॉर्डन तक, ये स्ट्रेंथ है हमास की, और वो स्ट्रेंथ है हिजबुल्लाह की। दोनों अगर मिलते हैं और ये टारगेट, तो ये पूरा इसराइल रेंज में आता है। अच्छा, अब इसमें जो, तो ये अभी इनके पास कितने मिसाइल्स हैं कि हिजबुल्लाह ने तो टच ही नहीं किया ना, और जो हमास है वो मुस्तकिल फायर किए जा रहा है। वो उसने 5000 या 6000 तो एक ही दिन में दाव दिए थे सुबह, और अभी तक वो मिसाइल उनके चल रहे हैं। और वहाँ से अगर हिजबुल्लाह अपना फ्रंट खोलता है तो उसके बाद फिर ये जंग कैसे संभलेगी, ये बात मैं नहीं जानता। सही, लेकिन पूरी कोशिश ये है। आज देखें, आज तल अवीव को उन्होंने, बेंगोरियन को पहले एयरपोर्ट को, बेंगोरियन तल अवीव को उन्होंने निशाना बनाया, तल अवीव तक आ गया है, तल अवीव तक भी आ गया है। तल अवीव को अगर देखें, नक्शा देखें तो तल अवीव सेंटर में आ रहा है। ये बहुत बड़ा नहीं है ऐसे चौड़ाई में इसराइल, लेकिन यह है कि तल अवीव जो है वो यरूशलेम के मगरिब में है, लेकिन एक तरह से वस्ती यानी सेंट्रल ऑफ इसराइल है। तो सेंटर में भी वो उनके रॉकेट गिरे और साउथ में भी गिरे, तो ये इलाके सारे जो हैं, ये इलाके अभी तक रॉकेट्स की जद में हैं। अब ये ज़मीनी हमला अगर होता है तो उसके नतीजे में क्या कत्लेआम होगा, जेनोसाइड होगा, क्या होगा, या अच्छा, कतर और मिस्र और तुर्की ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से ख़वातीन कैदियों को रिहा करवा लिया जाए, फैमिलीज़ को हमास छोड़ दे। उसके बदले में 4500 तमाम कैदी इसराइल रिहा करने पे तैयार है। ये खामोश डायलॉग जो चल रहा है, लेकिन हमास अभी इंटरेस्टेड नहीं है बातचीत करने में। और ये आपको जो चीज़ लग रही है ना, मैंने 2-4 लोगों से मैंने बात की, मैंने कहा ये जो है ये बच्चों के साथ और ख़वातीन और ये सारा उनकी, देखें ये जो जंगें होती हैं ना बदकिस्मती के साथ, ये जो इस तरह के मजालिम और ये जो भी कुछ होता है, ये वहाँ रहने वालों की, फिर एक उनसे बात आप करें तो उनकी जहनीत बड़ी, वो कहते हैं आपको पता है कि हमारे बच्चों को एक एक घर के 8-8, 9-9, 10-10 लोगों को एक एक शख्स ने दफनाया हुआ है। तो हम कर कुछ नहीं रहे, लेकिन जब ये परेशान हो रहे हैं ना, तो उनको देख के, इनके बच्चों को हम इनको ये समझें कि कल हमारे बच्चे जब जानों से गए थे और हमने आकर, तो वो बल्कि हमास के लोग कहते हैं कि हम फैमिलीज़ को अपने कब्रिस्तानों की सैर भी करवा रहे हैं। कुछ कोई यहाँ पे देखो हमारी कितनी कब्रें हैं हमारे शहीदों की हैं, तो आगे जाके और अपने लोगों को जब छूट जाओ तो बताना कि यहाँ पे क्या होता रहा है। तो एक अजीब सा जहन वहाँ होता है, वहाँ पर फिर इस तरह की बात जो है ना वो मतलब है कि ये बात आगे बढ़नी चाहिए, ख़वातीन और बच्चे और ये प्रिजनर एक्सचेंज होनी चाहिए। लेकिन इस वक्त तक ये जहन है कि हम उनको बताएं कि भाई आप जो हंसते थे और ये होता, तो यहाँ पर हमारे बच्चे भी थे, हमारी औरतें भी थी, हमारे, तो ये जंगों के अंदर बदकिस्मती के साथ एक ऐसे मराहल आ जाते हैं। लेकिन ये प्रिजनर्स की एक्सचेंज किन शराइत पे होगी, कब होगी, मैं नहीं जानता। एक इसमें कहानी ने नया ट्विस्ट ले लिया है। वो ट्विस्ट ये लिया है कि जो दरमियान में ना, यानी ये तो ईरान है, अच्छा ईरान और आप आ जाएं इस तरफ तो
चूंकि सद्दाम हुसैन के दौर में अहले तशी जो हैं उनके ऊपर मजालिम हो रहे थे बहुत ज़्यादा, तो लेबनान की तरफ चले गए, कुछ ईरान आ गए, कोई लेबनान चले गए, कुछ सीरिया चले गए, कुछ सीरिया कम गए क्योंकि बात पार्टी थी वहाँ तो वो नहीं, लेकिन लेबनान जाके सेटल ज़्यादा हुए। लेकिन यह है कि ईरान, और अगर हम नक्शा देखें मशरिक़ वस्ता को, पूरे देखें मशरिक़ वस्ता को, तो मशरिक़ वस्ता के नक्शे में हमें ईरान है, और फिर जाहिर है कि ईरान के बाद फिर और बहुत सारे मुल्क हैं, ठीक है ना। ईरान के बाद जो है वो जब तक हम लेबनान पहुँचें तो दरमियान में उर्दन तो आता ही है, लेकिन इराक़ भी आता है, सही दीन में रहे। और इराक़ में इस वक्त कोई हुकूमत नहीं है, मुक़्तदा सदर की हुकूमत बन नहीं पाई थी, लेकिन वहाँ पे अहले तशी नजफ़, और ज़ाहिर है कि नजफ़ के वो इलाके जहाँ बाकर सदर रहे काफ़ी अरसे, और उनकी तदफीन भी वहीं पे हुई। तो ये अब इराक़, बीच में इराक़ का भी तो एक बहुत एक्टिव रोल है ना। ये तो इराक़ क्या करता है, इराक़ में क्या होता है, इराक़ से क्या मामलात आगे तुलू होते हैं, और इराक़ इस वक्त किस तरफ जाता है, वहाँ पे। तो ये एक पूरा मशरिक़ वस्ता हिला हुआ, ये कहाँ जाए। लेकिन इसमें फिर नया ट्विस्ट आ गया। एक तो ये है कि उन्होंने पहले तो कहा कि इसके पीछे है ईरान। सही। अच्छा, ईरान जो है उसको वो तो कहते हैं ना कि हम हमास के साथ हैं और हिजबुल्लाह के, वो तो कोई इशू, उनका तो कोई इशू नहीं है, वो तो यौमुल कुद्स मनाते हैं। अच्छा, तो वो तो एक बात ऐसी हो गई। लेकिन जो असल इसमें मामला हुआ है वो ये हुआ कि तमाम रोज़ ये बात चलती रही कि ये क्या इसके पीछे या कहीं इसके पीछे रशिया तो नहीं है, और कहीं वैगनर ग्रुप ने तो कोशिश नहीं की, कि वैगनर ग्रुप ने तो इनको ट्रेन नहीं किया, क्योंकि जो ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा है। तो ये एक आप समझें कि मुख्तलिफ जो मीडिया के लोग या जो यानी बात वो कहने से हिचकिचा रहे हैं खुल के, लेकिन वो कह रहे हैं कि क्या, क्योंकि हमास, ये देखें हिजबुल्लाह के साथ शाम है, बशारुल असद की बहुत, अगर बशारुल असद अपनी जगह बचे हैं तो वो इसीलिए बचे हैं कि वो हिजबुल्लाह ने आके उनको बचाया है। ये फ्री सीरियन आर्मी और ये बाकी सारे जो थे वो तो बशारुल, और रशिया मौजूद है। तो कह रहे हैं कि रशिया ने इनकी मदद की है। और उसके बाद फिर वो 2-3 बातें ऐसी हुई हैं आज। पहली बात तो ये है कि सऊदी अरेबिया ने जो अरब लीग के चीफ हैं, ये मैं 17वीं स्लाइड यहाँ कोट कर रहा हूँ, अरब लीग के सरबराह जो हैं वो मॉस्को चले गए। अरब लीग के सरबराह मॉस्को चले गए गाज़ा के बहरान को डिस्कस करने के लिए। उसके बाद जो न्यूज़ वीक ने, अब ये न्यूज़ वीक है, ये कोई, मैं ये नहीं कह रहा कि ये कोई चीथड़ा है, कोई दुनिया के मोतबर तरीन जो जराइद हैं उनमें से 19 स्लाइड, इज रशिया बिहाइंड हमास अटैक ऑन इसराइल, व्हाट वी नो। क्या इसके पीछे रशिया है, यानी कि रशिया के वैगनर ग्रुप ने ट्रेन किया। मैं एक लम्हा लेके फिर उसके बाद से ख़त्म करता हूँ। लेकिन थोड़ी देर पहले जो सबसे इंटरेस्टिंग बयान आया है वो ये आया है कि जो आप ये देखें कि अल अरबिया, ये सऊदी मीडिया को हम कोट करते हैं, खबर सेंसिटिव है। रशिया ने जो अरब लीग के साथ मुलाकात की है, अरब लीग के रहनुमा गए हैं सऊदी अरब से रशिया में मुलाकात की। उसके बाद रशिया ने जो स्टेटमेंट दी है वो अल अरबिया का कोट कर देते हैं। वो कहते हैं कि रशिया सेज कि क्रिएटिंग पैलेस्टीनियन स्टेट मोस्ट रिलायबल सॉल्यूशन टू इसराइल, फ़लस्तीनी रियासत कायम होना ज़रूरी है। अल जज़ीरा कोट कर देते हैं 47, पैलेस्टीनियन स्टेट मोस्ट रिलायबल सॉल्यूशन टू कॉन्फ्लिक्ट विद इसराइल। ठीक है, अच्छा, अब ये जो मामला है, और उससे पहले न्यूयॉर्क टाइम्स ने, रशिया ने कहा था कि रशिया फाइटिंग इट्स ओन वॉर टेक्स अ न्यूट्रल स्टांस ऑन इसराइल एंड गजा। लेकिन फिर उसके बाद रशिया ने खुल के, ये अल जज़ीरा और अल अरबिया दोनों को मैं कोट कर रहा हूँ, उन्होंने कहा कि हम तो 2 नेशन उसके साथ हैं। अच्छा, ये बात जो है ये बड़ी एक अजीब सी बात है कि ये वो स्टांस है जो कि स्टांस पाकिस्तान का भी है, सऊदी अरब का भी है, सारे मुल्कों का है। एक लम्हा लेके उसके बाद ब्रेक पे जाएं। 49 स्लाइड, अल अरबिया ही कोट कर रहा है कि चाइना ने कंडेम की है सिविलियन डेथ्स। ये अभी चाइना का रिस्पॉन्स आया है। 49 स्लाइड, चाइना कंडेम सिविलियन डेथ्स इन इसराइल पैलेस्टाइन वायलेंस एंड अर्जेस 2 स्टेट सॉल्यूशन।
चाइना ने भी जो है वो 2 स्टेट सॉल्यूशन का मुतालबा कर दिया। तो चाइना भी 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात कर रहा है, ओआईसी भी, अरब लीग भी, पाकिस्तान भी। ये चाइना की खबर जो है अल अरबिया हम यहाँ पे रेफर कर रहे हैं ताकि उनका आइडिया हो जाए। अब सवाल ये है कि इनके पीछे जो है क्या ये इतना आसान होगा इस वक्त कि गजा के ऊपर चढ़ाई कर दे। चलिए ब्रेक ले, मेरा ख्याल है उसके बाद बात कंटिन्यू करते हैं। नाज़रीन वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, मियां नवाज शरीफ साहब जो अरब ममालिक का दौरा कर रहे हैं, मौजूदा हालात में क्या उनकी अहम मुलाकातें हो पाएंगी? बड़े अनसर्टन हालात हैं। ये मशरिक़ वस्ता के कतर, सऊदी अरेबिया और अबू धाबी, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने ज़ाहिर है पहले से मुलाकातें तय होंगी, तो ज़ाहिर है देखते हैं कि वो मुलाकातें किन से होती हैं और फिर उसके बाद वो 21 तारीख को पाकिस्तान किस तरह से और क्या उनका इस्तकबाल और जो भी कानूनी मामला। मैं आपको सिर्फ एक बात ये बताऊं कि जो इन्होंने बात की है ना, टाइम्स ऑफ इसराइल अभी कह रहा है रशिया के हवाले से कि हिजबुल्लाह ने तो अमेरिका को, ये 20वीं स्लाइड मैं टाइम्स ऑफ इसराइल की कोट कर रहा हूँ, कि हिजबुल्लाह ने तो ठीक है कह दिया, थ्रेटन किया अमेरिका को, ये एक मामूली सी बात है। लेकिन रशिया ये कह रहा है कि एक हाई रिस्क है कि इसमें तीसरी कुव्वत भी आ सकती है। ठीक है, तीसरी कुव्वत भी इसमें कूद सकती है टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक। अब तीसरी कुव्वत कौन सी होगी, कौन सी तीसरी कुव्वत कूदेगी बीच में, लेकिन तीसरी कुव्वत वो कहते हैं कि कूद सकती है, टाइम्स ऑफ इसराइल कोट कर रहा है। अच्छा, और उसके बाद जो है ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जो मैंने आपसे पहले भी बात की थी और मैं इस बात को दोबारा कह रहा हूँ कि ये न्यूज़ वीक ने तो बात की रशिया के हवाले से कि रशिया, जो 19 स्लाइड मैंने कोट की थी, इज रशिया बिहाइंड हमास, वो तो बात की मैंने। लेकिन यह है कि इसके ऊपर रशिया ने फिर ये अरब लीग की मीटिंग हुई और अरब लीग की मीटिंग के बाद उन्होंने कहा कि जो राइटर्स खबर दे रहा है 16वीं स्लाइड कि रशिया एक्यूजेस यूएस ऑफ डिस्ट्रक्टिव अप्रोच ऑन इसराइली पैलेस्टीनियन वॉर। और फिर उसके बाद तास न्यूज़ कह रहा है कि लेवरोव जो है हाईलाइट्स नीड टू इमीडिएटली एंड इसराइली पैलेस्टीनियन फाइटिंग। और फिर उसके बाद जो थोड़ी देर पहले ग्लोबल टाइम्स ने इसके ऊपर जो एक अपना नुक्ता नज़र दिया है आज, वो भी एक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पे शुमर जो हैं, जक शुमर वहाँ पे मौजूद हैं, जो सेनेटर्स गए हुए हैं, और उनकी पूरी कोशिश है कि ऐसी सूरत हाल रखी जाए कि जो चक शुमर ने बात भी की है शी जिनपिंग से, वो कोशिश है कि अगले महीने दौरा हो और ये दौरा किसी तरह कैंसिल नहीं होना चाहिए, प्रेसिडेंट बाइडन के साथ उनकी मुलाकात। लेकिन जो ग्लोबल टाइम्स है वो कह रहा है 14वीं स्लाइड की, टू अवॉइड अ न्यू मिडल ईस्ट वॉर इसराइली पैलेस्टीनियन इशू कांट बी डिलेड। अच्छा जी, ये इसको डिले नहीं करना चाहिए। और फिर अल अरेबिया की वही खबर कि वो भी 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात कर रहा है, चाइना भी। अल अरेबिया को कोट किया और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो 49 स्लाइड मैंने कोट की थी। और 50th स्लाइड के यूएस सेंडिंग वेपन्स एंड वॉरशिप्स टू इसराइल फर्दर, ये टेंशन को बढ़ा रहे हैं, गलत फुटिंग पे जा रहे हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो इन्होंने पूरा जो है ये फ्यूल कर रहे हैं टेंशन को और रॉन्ग फुटिंग पे जा रहे हैं। अब चाइना का और इसका रशिया ने 2 स्टेट सोल्यूशन का मुतालबा कर दिया, यानी वो मुतालबा जो कि सऊदी अरेबिया की तरफ से आया था सबसे पहले, पाकिस्तान का भी वही नुक्ता नज़र है, अरब लीग का भी, ओआईसी का भी, कई यूरोपीय मुल्कों का भी, इवन अमेरिका ने भी इंगेज किया हुआ है पैलेस्टीनियंस को। महमूद अब्बास को इंगेज किया हुआ है ना। इसी तरह से इजिप्ट के थ्रू या टर्की के थ्रू वो हमास से बात करते हैं सब। यहाँ पे एक स्ट्रेटेजी गलती की है, वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने की है कि उन्होंने सारे अंडे अपने टोकरे में डाल दिए जो है वो नेतन्याहू के। देखें, ये मुझे नहीं पता, उनकी एक कोल्ड वॉर के दौरान वो बड़ा पीएलओ के साथ रहे और इस वक्त बड़ा मोहतात होकर मशरिक़ वस्ता में बड़ी मोहतात होकर बयानात भी देने चाहिए और आगे स्ट्रेटजी किस तरफ जाती है, सऊदी अरेबिया क्या करता है, यूएई क्या कर रहा है, सऊदी अरेबिया क्या कर रहा है, रशिया क्या कर रहा है, यूरोपीय मुल्क बहुत ज़्यादा ये मीडिएशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं हमेशा के मामलात को ठीक करें। इजिप्ट की क्या पॉलिसी होती है, टर्की की क्या पॉलिसी होती है, चाइना ने अपनी पॉलिसी दे दी है, ईरान का तो नाम ही आ रहा है अभी, तो थोड़ा रुकना चाहिए था। लेकिन वो जल्दबाजी होती है ना कि भाई फ़ौरन इसराइल के, हम तो इसराइल के साथ खड़े हैं, आप थोड़ा सा रुक जाते। ये मेरा बहुत से मेरी इंडिया के
तजियाकारों से, उनके लोगों से, फारकारों से बात हुई, वो कहते हैं हमें रुकना चाहिए था, इस तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी को एकदम से सबसे पहले नहीं कूद जाना चाहिए था। अच्छा, लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो ज़ेलेंस्की जो हैं, ज़ेलेंस्की ने जो बात की है अभी फिर अल जज़ीरा कोट कर रहा हूँ क्योंकि बयान सेंसिटिव हैं तो इसी पैराए में आगे जाने चाहिए। वो कह रहे ऐसे द सेम यूक्रेन्स ज़ेलेंस्की लाइकन्स हमास टू रशिया, यानी जिस तरह से हमास है, यानी जिस तरह से रशिया उसी तरह से हमास है। तो यानी ज़ेलेंस्की को भी एक इशू। और ये इसराइल नेशनल न्यूज़ पे जो कर्नल रिचर्ड कैंप हैं, रिचर्ड कैंप जो हैं ये बरतानिया के कमांडर हैं, इन्होंने कहा कि गज़ा ऑपरेशन, जो 23वीं स्लाइड है, गज़ा ऑपरेशन टू कॉम्प्लेक्स फॉर हमास, ईरान एंड रशिया बिहाइंड इट। अच्छा, अब इससे कतई नज़र देखें, ये ज़मीनी हमला नहीं होगा, ये कत्लेआम होगा। उधर से भी कत्लेआम होगा, उधर से तो मैसिवली, मुझे नहीं पता कि कितने रॉकेट्स आते हैं और तैयार बैठे हैं जंगजू लैंड होने के लिए, उनमें से कोई भी नहीं पकड़ा गया ना, सारे वापस चले गए। ये अगवा करके सारे वापस ले गए। बाकी तो जो बॉम्बिंग्स हुई हैं वो तो उन्होंने ऊपर से बॉम्बिंग्स की है ना, इसराइल अंदर तो नहीं एंटर, उसमें ये जो 300-400 लोग, बाकी तो सारे जो आए थे वो जो तो वो तो लेके चले गए वापस, तो वो तो अंदर ही मौजूद हैं। तो वो सारे, और पता इधर हिजबुल्लाह, और ये जहन में रखें यहाँ पे किसी भी वक्त मगरबी किनारा या फतह या PLO ये यहाँ से स्टार्ट होगा, और बीच में आपको नहीं पता कि इजिप्ट की सिचुएशन बड़ी ख़राब है। ख़राब इसलिए कि वो काफ़ी उलझे हुए हैं, एक उनके माशी मसाइल है, दूसरा सूडान का जो क्राइसिस है। देखिए ये जहन में रखें कि इजिप्ट का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम सूडान और फिर एथोपिया और उधर जो एक पूरे अफ्रीका के अंदर जो क्राइसिस है उसमें इजिप्ट बड़ा एक रोल प्ले कर रहा है। तो इजिप्ट इस पोजीशन में नहीं है कि वो आके यहाँ पर मदद करेगा इसराइल की या कोई हेल्प, तो वो तो बस ये कि जंग आगे ना फैले, और बाकी जो ह्यूमैनिटेरियन एड है और वो सारा, लेकिन वो किसी और वो मुज़ाकरात करवा रहा है क्योंकि वहाँ पे कायदीन मौजूद हैं हमास के, क्योंकि इजिप्ट से ही स्टार्ट हुआ था ना अख़वानुल मुस्लिमून। लेकिन सवाल ये है कि अब इसके असरात कहाँ पे जाते हैं। तेल की प्राइसेस ऊपर नीचे हो रही हैं, लेकिन अभी अगर तो ये जंग हो गई, यानी ईरान कूद गया बीच में, या सऊदी अरेबिया ने भी स्टांस ले लिया ना, अब रशिया ने भी स्टांस ले लिया। अब जो स्टांस सऊदी अरेबिया का है वही रशिया का है, वही जो है वो तुर्की का है, वही पाकिस्तान का है, वही चाइना का है, वही कई और भी मुल्कों का है, वही बाइडेन का भी है। टू स्टेट सोल्यूशन बाइडेन का भी है, वो तो ट्रम्प साहब बीच में इधर से शिफ्ट कर रहे थे ना, ये अमेरिका का भी है टू स्टेट। अब टू स्टेट सोल्यूशन जो है, लेकिन ये उस वक्त हुआ है कि इंतहाई वीक विकेट पे अब जो भी निगोशिएशन होगी, अब आप बॉम्बिंग करें, अब आप वहां पे कोई न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दें, जो मर्जी इसराइल कर ले, एक इंतहाई वीक विकेट पे कोलैप्स, इंटेलिजेंस कोलैप्स हो गई, पूरी फौज, एक भरम होता है ना, भरम कहते हैं पूरी दुनिया, मोसाद है भाई, मोसाद है यार, क्या बात है, मोसाद सत्तू पी के सो रही थी, या पता नहीं रशियन से मिल गई थी, हमास में क्या था, खुदा जाने। अभी तो कहानियाँ आ रही हैं सामने, अभी तो मलबा आहिस्ता आहिस्ता ये, क्योंकि देखिए ना रशिया को उस दिन बात है कि रशिया को अल्टीमेटली जब एड वहाँ जाएगी, उनके तो अभी वहाँ पे स्पीकर नहीं है तो एड नहीं आ सकती। तो इसी दौरान ये पोलैंड का इलेक्शन, स्लोवाकिया, ये सारा, तो रशिया, यूरोप भी जान छुड़ाना चाह रहा है यूक्रेन के, किस तरह मामला सेटल वेटल करे। चाइना ने भी वो पॉलिसी दे दी है। तो बात यह है कि ये पूरी दुनिया एक तरफ, और इंडिया ने, देखिए ग्लोबल साउथ की बात इंडिया कर रहा था, ग्लोबल साउथ, डेवलपिंग वर्ल्ड, ये सारा, और उसके बाद फिर ब्रिक्स है, आगे बहुत आगे दुनिया जा रही है। उसमें दरमियान में ये तो एक तो IMF का कहीं वजूद ही नहीं है, और सऊदी अरेबिया मोहतात होकर बात कर रहे हैं। देखिए ना, उनके अरब लीग का मॉस्को जाना बड़ा इंपॉर्टेंट है इस वक्त, कि वो मॉस्को गए हैं, वो अरब लीग वाशिंगटन नहीं गया, अरब लीग मॉस्को गया, मॉस्को ने टू स्टेट सोल्यूशन की बात कर दी है फौरन, और चाइना ने कर दी है। तो ये इस बड़े गेम में ये बड़ी एक पिक्चर है, इसमें अल्लाह करे कि ये डीएस्केलेट हो ये मामला किसी, लेकिन हमास वाले बंदे नहीं छोड़ने जा रहे अभी, वो कह रहे हैं कि चढ़ाई करो, कतलेआम करना, अब आओ ना अंदर एंटर हो, उसके बाद हम बताते हैं कि हमारे रॉकेट्स कैसे फायर होंगे, और ये चारों तरफ से घेरे, आप चारों तरफ से आप के ऊपर हमले होंगे, यानी उधर से शुमाल से भी होंगे हिजबुल्लाह के, यहाँ से गज़ा जो है वो चारों तरफ से, गज़ा जो है ना, यानी वो हैफा को भी हिट करेगा, हैफा की तरफ भी जाएगा, जो दरमियान में जगह है, यानी लेबनान और गज़ा की पट्टी के दरमियान में जो बहरे रोम का बॉर्डर आता है, वहाँ जो इलाका है हैफा वाला, या और जो इलाके हैं वहाँ तल अवीव, यरूशलेम को ज़ाहिर सेव करेंगे, और बाकी वो कह रहे हैं कि हम इसको टेक ओवर कर लेंगे इसराइल। सही।
यानी हम हमारे लोग आके टेक ओवर कर लेंगे, यानी तलवीब पे कब्जा, इस पे कब्जा, उस पे कब्जा, आप भूल जाएं कि आप इधर आएंगे, हमारे लोग टेक ओवर करेंगे। ये उनका इस वक्त तक नुक्ता नजर है। उनके पास असला भी है, वो ट्रेंड भी है, और उनके पास इंटेलिजेंस भी है। वो कहाँ से इंटेलिजेंस आ रही है उनके पास, कौन से मुल्क उनके साथ हैं, कौन से मुल्क खामोशी से खुल के उनको सपोर्ट कर रहे हैं, ये आने वाले दिनों में देखना है। इस वक्त अल्लाह करे आज की रात खैरियत से गुजरे, कल का दिन, ये जो भी अगले 24-48 घंटे हैं, ये जंग अगर फैल गई तो फिर ये इसको संभालना मुश्किल होगा। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद जी डॉक्टर साहब अपने दोस्तों रिश्तेदारों गुर्दों के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।